Hello everyone. In this video, we will be discussing all objective 2 questions from circular motion topic of HC Verma. So here are the questions. You can attempt them first and then later you can refer the solutions. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question 1. An object follows a curved path. The following quantities may remain constant during the motion. देखो कर्व पाथ मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं होगा. इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कैसा भी कर्व चलेगा. तो अगर पार्टिकल किसी भी कर्व के अलोंग जा रहा है तो इसके कौन कौन से क्वांटिटीज कांस्टेंट रह सकते हैं ये पूछा. तो यहाँ पे अगर अपन स्पीड की बात करते हैं तो कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रेवल कर सकते हैं कर्व के अलोंग. सो स्पीड कैन डेफिनेटली रिमेन कांस्टेंट. मगर उसका जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा. दैट मीन्स वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा. सो वेलोसिटी एज अ वेक्टर ये भी कभी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, राइट. सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. ऑप्शन सी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. यहाँ पे अगर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल लेते तो ये पैराबोला को भी अपन कर्व पाथ मान सकते और इस पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है. एंड सवाल के लैंग्वेज में मे रिमेन कांस्टेंट पूछा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ऑप्शन सी भी मैच होना चाहिए. एंड ऑप्शन डी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट रह ही सकता है. सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है. बट आई थिंक इसके आंसर की में ऑप्शन सी इनकरेक्ट दिया हुआ है. वो इनकरेक्ट तब होगा अगर कर्व पाथ सर्कुलर स्पेसिफाई किया होता तो सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होते जाता तो उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता. पर अगर सवाल में खाली कर्व पाथ मेंशन है तो अपन कोई भी कर्व का एग्जांपल ले सकते. एंड सवाल के लैंग्वेज में अगर मे रिमेन कांस्टेंट दिया हुआ और कोई भी एग्जांपल अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो उससे अपन वो ऑप्शन को करेक्ट मार्क करेंगे, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वाला एग्जांपल वी कैन से दैट एक्सेलरेशन मे रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कर्व पाथ. तो एक्चुअल आंसर ए सी डी तीनों होना चाहिए. ओके. क्वेश्चन 2. Assume that the earth goes around the sun in a circular orbit with a constant speed of 30 kilometers per second. So इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो ये अर्थ का ऑर्बिट है और सेंटर पे सन. ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम 1st January 90 to 30th June 90 इज 0. तो ये जो टाइम पीरियड है ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है और 6 मंथ्स में अर्थ हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा. सो लेट्स से अर्थ यहाँ से स्टार्ट कर तो 6 मंथ्स में वो यहाँ पे पहुंच जाएगा. स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ और 6 मंथ्स के बाद जब वो यहाँ पे पहुंचेगा इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ. मैग्नीट्यूड सेम होगा 30 किलोमीटर पर आवर. एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो गिवन टाइम ड्यूरेशन में अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, अर्थ अगर ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट से लेके एंड तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज द डायमीटर या फिर 2 times द रेडियस. और टोटल टाइम कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट ए से एंडिंग पॉइंट बी तक ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा होगा उसके लिए अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस विल बी हाफ द सर्कमफ्रेंस पाई आर एंड स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से वी. तो इस तरीके से टाइम निकाल लेंगे और टाइम की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उससे हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. और ये एवरेज वेलोसिटी डेफिनेटली 0 के इक्वल तो नहीं होगा, राइट. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा. चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा. फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड
एंड इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी 60 के इक्वल आ जाएगा। और टाइम अगेन अपन ये वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो टाइम से डिवाइड करने पर ये वैल्यू डेफिनेटली 60 से डिविएट होने वाली है। सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, एवरेज एक्सेलरेशन 60 के इक्वल तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, द एवरेज स्पीड फ्रॉम 1st Jan 90 to 31st December 90 इज 0। 1st Jan से 31st December मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा। एंड नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेयरएज एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एंड पूरे जर्नी में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड भी उसी स्पीड के इक्वल होगा जो कांस्टेंट स्पीड है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा, 0 तो नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन डी, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे अर्थ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, दैट मींस द ओनली एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सन की तरफ ही पॉइंट करेगा, राइट। सो ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, the position vector of a particle in a circular motion about the origin sweeps out equal areas in equal time। देखो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते एंड लेट्स से सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन, और लेट्स से पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा, तो किसी भी टाइम टी के बाद वो पॉइंट डी पे पहुंच गया होगा, एंड लेट्स से उसने सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर दिया, तो यहाँ पे ए से बी तक पहुंचने तक उसने जो एरिया स्वीप किया होगा वो इस पूरे सेक्टर का एरिया होगा। अगर सेक्टर का एरिया में ए मान लो, तो सवाल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द पोजीशन वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो कांस्टेंट होगा। मैथमेटिकली अपन इस गिवन स्टेटमेंट को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सेक्टर के एरिया को अपन थीटा टाइम्स आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो कि जब थीटा 2 पाई के इक्वल होगा मतलब कंप्लीट सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है डी ए बाई डी टी, ये किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है रेडियस, तो ये डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होगा, एंड डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, और इसको हमें कांस्टेंट रखना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ओमेगा कांस्टेंट होगा। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट मतलब पार्टिकल का स्पीड भी कांस्टेंट, और पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, दैट मींस ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। तो इसके कौन से ऑप्शंस मैच करेंगे, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इज करेक्ट। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन में बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही प्रेजेंट होगा, टेंजेंशियल तो 0 है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होते जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है बट एक्सेलरेशन वेक्टर विल नॉट बी कांस्टेंट, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर समय 0 होगा, तो इसको भी अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, सो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, a particle is going in a spiral path as shown in the figure with a constant speed। तो देखो पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज होते जाएगा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। एंड एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, राइट। यहाँ पे अपन इमेजिन कर सकते हैं कि पार्टिकल का ये जो मोशन है ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है, एक तो पार्टिकल इसी प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसके वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ये कंपोनेंट कांस्टेंट है, दैट मींस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, ये अपन मान सकते हैं। और उसका जो मोशन का दूसरा पार्ट होगा सर्कुलर मोशन के, इस पार्ट में भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा मगर डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होते जा रहा है, और यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी सिर्फ सेंट्रीपिटली होगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मींस एक्सेलरेशन का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा मगर डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होते जा रहा है, राइट।
सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा मगर डायरेक्शन चेंज होते जाएगा. एंड ऑप्शन डी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली. दिस इज इनकरेक्ट. मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा. Question number 5. A car of mass m is moving on a horizontal circular path of radius r. At an instant, its speed is v and increasing at a rate of at a rate of a. That means उसका tangential acceleration a होगा. उस instant पे अगर speed v है, that means centripetal acceleration v square by r होगा. तो जो net acceleration है, वो centripetal और tangential का resultant होगा. तो नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर पॉसिबल नहीं होगा इस केस में. ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r. सो देखो इस केस में मान लेते हैं कार ये वाले सर्कल के अलोंग जा रहा है, तो यहाँ पे कार का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हो रहा है v स्क्वायर बाय r. और ये दोनों एक्सेलरेशंस इस कार को फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेंगे. तो फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर होगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट m into at इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा. राइट. सो नेट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर. सो ये नेट फ्रिक्शनल फोर्स mv स्क्वायर बाय r से तो बड़ा ही होगा ना. दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट. The frictional coefficient between the ground and the car is not less than a by g. यहाँ पे जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए. दैट मीन्स mv स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट. This should be less than or equals to mu mg. तो यहां से फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स b स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन g. फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इससे बड़ा होना चाहिए और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर इससे बड़ा हुआ तो डेफिनेटली वो a बाई g से तो बड़ा ही होना चाहिए. राइट. ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं येलो में मार्क कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन a बाई जी से बड़ा है एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये एक्सप्रेशन से भी बड़ा है, तो वो डेफिनेटली a बाई जी से भी बड़ा होगा. सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है. ऑप्शन डी, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg. ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पे अपन बस ये वाला इनइक्वालिटी कमेंट कर सकते हैं. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसके बारे में अपन एश्योरिटी के साथ नहीं बोल पाएंगे. राइट. सो ओनली ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन 6. A circular road of radius r is banked for a speed of 40 kilometers per hour. Banked for a speed of 40 kilometers per hour मतलब इस स्पीड से अगर कोई कार उस पे जाएगा तो उस पे फ्रिक्शनल की रिक्वायरमेंट जीरो आ जाएगी. खाली बैंकिंग से ही उसका काम चल जाएगा. A car of mass m attempts to go on a circular road and the friction coefficient is negligible. मतलब smooth surface मान रहे. The car cannot make a turn without skidding. ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो विदाउट स्किडिंग टर्न कर जाएगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा. तो देखो ऐसा सिचुएशन होगा, ये बैंक रोड है मान लो एट एन एंगल ऑफ थीटा, और अगर कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, यहाँ पे अपन कार का बैक व्यू देख रहे हैं, तो इनटू द स्क्रीन जाते हुए वो सर्कुलर टर्न ले लेता, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके कार को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा देता. पर अगर कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कम हो तो उस केस में कार का डाउन दी इंक्लाइन स्लिपिंग चालू हो जाएगा, और अगर कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हुआ तो वो अप दी इंक्लाइन स्लिप करना शुरू कर देगा.
राइट? सो ऑप्शन बी मैच हो रहा है. ऑप्शन सी, if the car turns at the correct speed of 40 kilometers per hour, the force by the road on the car is equals to mv square by r. रोड ने कार के ऊपर जो फोर्स लगाया होगा वो n के इक्वल होगा, और इस n का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होगा. सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी, if the car turns at a correct speed of 40 kilometers per hour, the force by the road on the car is greater than mg as well as mv square by r. तो यहाँ पे नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है n cos थीटा ये mg को बैलेंस कर रहा होगा, और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा ये mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल. तो इन दोनों इक्वेशन से अपन देख सकते हैं n mg से भी बड़ा होगा और mv स्क्वायर बाय r से भी बड़ा होगा. दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 7. A person applies a constant force F on a particle of mass m and finds that the particle moves in a circle of radius r with a constant speed as seen from an inertial frame of reference. तो देखो ये स्टेटमेंट का एक डायग्राम बना लेते हैं. मान लो पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इस पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स वेक्टर अप्लाई किया पर्सन. कांस्टेंट फोर्स वेक्टर अप्लाई करना मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहा होगा. तो एक रैंडम डायरेक्शन मान लेते. लेट्स से पर्सन ने इस पार्टिकल के ऊपर इस तरफ फोर्स वेक्टर अप्लाई कर दी, और इस फोर्स वेक्टर के अप्लाई करने के बावजूद ये पार्टिकल कंफर्टेबली ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा. इसका मतलब पार्टिकल पे पर्सन के फोर्स के अलावा और भी कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, राइट? और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. दैट मींस पार्टिकल का जो नेट फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर mv स्क्वायर बाय r होना चाहिए. दिस शुड बी द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल. तो डेफिनेटली पार्टिकल पे और भी दूसरे फोर्सेस लग रहे होंगे. दूसरे फोर्सेस के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया हुआ, तो दूसरे फोर्सेस अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करके पार्टिकल का ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म तो करवा ही सकते हैं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. पॉसिबल तो हो ही सकता है, और पार्टिकल पे अदर फोर्सेस भी इन्वॉल्व है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस इज mv स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर. देखो अगर अदर फोर्सेस का ही रिजल्टेंट mv स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर होता तो ये वाला f एक एक्स्ट्रा फोर्स हो जाता. दैट मींस जो अदर फोर्सेस है उनका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? उनका एक कंपोनेंट तो F के ऑपोजिट लग के कैंसिल करना चाहिए, और एक कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए. तो मैंने रेड सर्कल में जो दो फोर्सेस मार्क किए, अदर फोर्सेस इन दोनों का ही रिजल्टेंट अगर हुआ तो भी सर्कुलर मोशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा. अदर फोर्सेस का जो ये वाला F होगा वो पर्सन के अप्लाई करने वाले F को कैंसिल कर देगा, और अदर फोर्सेस का ये mv स्क्वायर बाय r वाला जो कंपोनेंट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, राइट? तो अदर फोर्सेस को अपन इन दोनों का रिजल्टेंट मान सकते हैं. इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ये हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा. पॉइंट 1 पे mv स्क्वायर बाय r लेफ्ट की तरफ एंड f ये वाली डायरेक्शन. बट अगर मैं पॉइंट 2 पे चले जाऊं तो mv स्क्वायर बाय r नीचे की तरफ आ जाएगा, एंड ये वाला f तो सेम डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे अदर फोर्सेस जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा. दैट मींस अदर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होते जा रहा है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल चेंज होते जा रहा है एंड डायरेक्शन भी चेंज होते जा रहा होगा, राइट? दैट मींस ऑप्शन डी करेक्ट होगा. द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस विल वेरी विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, so guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.